नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम सभी टॉपिक को लगभग पढ़ चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे। अब हम लास्ट टॉपिक की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कल या परसों में मुश्किल से 2 क्लास और होगा, उसके बाद ये टॉपिक मतलब ये प्रशासकीय प्रतिवेदन समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। तो आज सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इस प्रशासकीय प्रतिवेदन का सेकेंड लास्ट टॉपिक है क्या, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसका आधा भाग आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है अपने आप में। तो हो सकता है कल ही वीडियो में समाप्त हो जाए। ठीक, देखिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्या रहेगा, ग्रामीण सड़क नेटवर्क, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई के बारे में पढ़ेंगे। कल हम दोस्तों कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, कल ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि नवा रायपुर में है। ये भी नवा रायपुर में है, दोनों सेम बिल्डिंग, सेम, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस नेटवर्क के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहां तो दिया हुआ नहीं है, कुछ डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, केवल आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसके बारे में मैं पहले कुछ बता देता हूं, उसके बाद ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को हम याद करने का प्रयास करेंगे। ये जो टेबल बने हुए हैं, इस टेबल को आपको नहीं पढ़ना है, जीवन में नहीं पढ़ना है, याद रखना है। यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये फालतू है आपके लिए। इस टेबल को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, RRNMU कहते हैं। RRNMU कहा जाता है इसे। तो पहले इसका ब्रीफ में हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इन आंकड़ों पे हम बात करेंगे। ठीक ना, चलिए। ये RRNMU क्या होता है, ये यही तो आर का रूरल, आर का रोड, तो रूरल रोड, एन का नेटवर्क, तो रूरल रोड नेटवर्क, एम का मैनेजमेंट हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, तो मैनेजमेंट हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यूनिट, यू का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट हो जाएगा। मतलब रूरल रोड नेटवर्क, रूरल रोड नेटवर्क मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। यह प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई है जी। ये क्या है, प्रशासनिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई है, तकनीकी इकाई है। ठीक, प्रशासनिक एवं यह क्या है, तकनीकी इकाई है, याद रखना है। तकनीकी इकाई होता क्या है, अब यह जो इकाई है ना, यही इकाई क्या करता है, देखिए, यह इकाई, यह इकाई ग्रामीण संपर्क, कल पढ़ चुके हैं हम, ग्रामीण संपर्क, ग्रामीण संपर्क, कल हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे दोस्तों, पढ़े थे। तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं, लिखिए, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के साथ, अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर कार्य करता है जी, मिलकर, मिलकर। ठीक, देखिए, जो रूरल रोड नेटवर्क मैनेजमेंट यूनिट है ना, यह एक प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई है। क्या, तो प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई है। और यह इकाई ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर क्या करता है जी, दोनों दोनों एक साथ मिलकर सड़क निर्माण संबंधी जो इंजीनियर होते हैं ना, कौन होते हैं, इंजीनियरों, 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 अच्छे से लिखिए इसको, इंजीनियरों को, इंजीनियरों को, तकनीशियनों को, तकनीशियनों, तकनीशियनों को, लिखिए तकनीशियनों, इंजीनियरों लिख लीजिए, तकनीशियनों
और अन्य संबंधित कर्मचारियों को और अन्य संबंधित कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रशिक्षण प्रदान की जाती है, ठीक ना। तो दोनों संस्थान एक साथ मिलकर काम करते हैं। स्टेटमेंट में आएगा कि ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण और एवं अनुसंधान केंद्र तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोनों के दोनों इकाई एक साथ मिलकर जो सड़क निर्माण संबंधित इंजीनियर होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं या दोस्तों अन्य संबंधित कर्मचारी होते हैं, सड़क निर्माण संबंधित कर्मचारी होते हैं या कोई तकनीशियन होते हैं, ये सभी को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। क्यों? ताकि दोस्तों सड़कों का क्या हो दोस्तों, रख रखाव किया जा सके, ताकि लिखिए ताकि लिखिए ग्रामीण सड़कों का प्रबंधन हो, किया जा सके, ताकि ग्रामीण सड़कों का क्या हो, प्रबंधन हो, अच्छे से प्रबंधन किया जा सके, सड़कों का अच्छे से देखरेख किया जा सके, रख रखाव पे ध्यान रखा जा सके तथा सड़कों का सही से दोस्तों निगरानी किया जा सके। इसलिए इन तकनीशियनों को, इंजीनियरों को या इससे संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि दोस्तों सड़क मजबूत बन सके, टिकाऊ बन सके, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके थ्योरी सेक्शन पे आते हैं। तो दोनों मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं, ये बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आते हैं इसके थ्योरी सेक्शन पे। जी देखिए अब RRNMU द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो मेंटेनेंस कराए जाने वाली सड़कों, मतलब ऐसे सड़क जिसका मेंटेनेंस कराया जा सके, मरम्मत कराया जा सके, मेंटेनेंस, सड़क का भी मेंटेनेंस कराने की आवश्यकता होती है। तो मेंटेनेंस कराए जाने वाली सड़कों का RRNMU द्वारा प्रस्तुत बजट है, मतलब यह इकाई मतलब ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई ने ऐसे सड़कों का चयन किया जिसका क्या किया जाना है, मरम्मत किया जाना है, मेंटेनेंस किया जाना है, और उसके लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट क्या है देखिए, प्रस्ताव क्या है इसके लिए, देखिए क्या है बजट। 31/3/2023 मतलब 31 मार्च 2023 की स्थिति में 5 वर्ष नियमित संधारण अवधि, 5 वर्ष नियमित संधारण अवधि पूर्ण 597 सड़कें, लंबाई कितना है, सड़कें देखो कितना सड़कों का चयन किया गया, तो 597। इन सड़कों का लंबाई क्या है, तो 2297.77 किलोमीटर का वित्तीय वर्ष 2024-25 में संधारण हेतु रुपए 508.84 करोड़ का बजट अनुमान स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अब दोस्तों 597 सड़क है जिसकी कुल लंबाई 2297.77 किलोमीटर है, इसी का क्या करना, मेंटेनेंस किया जाना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ठीक है जी 2024-25 में संधारण हेतु 508.84 करोड़ का बजट अनुमान स्वीकृत किया गया है, ठीक। तो ये बजट अनुमान है, इसका नहीं पूछा जाएगा, ठीक। जो पूछा जाएगा मैं पहले बता चुका हूं, ठीक ना। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा बता चुका हूं। सर्दी आगे लग रहा है जी। देखिए 31 मार्च 2024 की स्थिति में बात करते हैं। अब 31 मार्च 2024 की स्थिति में
5 वर्ष नियमित संधारण अवधि पूर्ण कितना सड़कें, तो 867 सड़कें, लंबाई कितना है, तो 3705.32 किलोमीटर का वित्तीय वर्ष 2025-26 में ना, वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी करेंट में, तो अभी फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 25-26 चल रहा है, 2025-26 अभी चल रहा है। तो 2025-26 में संधारण हेतु रुपए 840.44 करोड़ का बजट अनुमान स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है, ठीक। RRNMU बिलासपुर में उपलब्ध VMFWD ये क्या है, डिफ्लेक्टोमीटर है जी, ठीक ना। ये एक प्रकार का उपकरण है जिसमें सड़कों की जांच किया जाता है, सड़कों में से भार गिराकर, एक वजन गिराकर चेक किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, एक उपकरण है ये, ठीक ना, एक उपकरण है। इसको वैन माउंटेड भी बोलते हैं, वैन माउंटेड, ठीक, के माध्यम से सड़कों की जांच की जा रही है। तो सड़कों में ऐसे भार गिराकर ना, एक वेट गिराकर जांच किया जाता है VMFWD के माध्यम से, ठीक ना। तो सड़कों का परीक्षण किया जाता है, तो इसको याद रखना है। VMFWD इसको डिफ्लेक्टोमीटर भी कहा जाता है, क्या, डिफ्लेक्टोमीटर, इस सड़कों में भार गिराकर उसका गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक। तो ये रहा ये इस इकाई के बारे में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, पंचायत अनुभाग को पढ़ते हैं दोस्तों। इसको पढ़ेंगे, पंचायत अनुभाग को पढ़ने का कोशिश करते हैं, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है जी, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए, पंचायत अनुभाग, अब जो आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं वो आंकड़े को आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए, जिलों की सामान्य जानकारी है पंचायत अनुभाग से संबंधित। जिलों की कुल संख्या कितना है, बचपन से जान रहे हैं आप, 33 जिला है हमारे यहाँ। कितने जिला है जी, 33 जिला। जिला पंचायतों की कुल संख्या कितनी छत्तीसगढ़ में, जिला पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है, प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। 27 पे नहीं जाना है, 33 लिखा हुआ है, 33। हालांकि अधिसूचना जारी नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन 27 पहले 27 कंप्लीट रूप से थे, लेकिन अब 33 प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा हुआ है, ठीक। जनपद पंचायतों की कुल संख्या 146, जनपद पंचायतों की कुल संख्या कितना है, तो 146 है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं आपसे पूछे, तो 11,693 है। कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 20,368 ग्रामों की संख्या है, ठीक। ये सामान्य जानकारी है, समझ में आ गया होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है जी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत, कितने स्तरीय पंचायत जी, तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, मतलब हमारे राज्य में 3 स्तरीय पंचायत कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है जी, लागू किया गया है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने का कार्य कर रहा है, ठीक। संविधान में पंचायतों की संकल्पना, मतलब संविधान में पंचायतों की संकल्पना स्वशासन की ऐसी संस्था के रूप में की गई है जो संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित कितने विषय हैं जी, 11वीं अनुसूची में तो कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। 29 विषयों पर आर्थिक विकास, मतलब ये 29 विषय ना आर्थिक विकास से संबंधित है और सामाजिक न्याय से संबंधित, मतलब 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय रखे गए हैं जो
आर्थिक विकास से संबंधित है और सामाजिक न्याय से भी संबंधित है। मतलब आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इन विषयों के माध्यम से और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में सक्षम हो। तो 29 विषय हैं दोस्तों, ये सामाजिक न्याय से संबंधित है, आर्थिक विकास से संबंधित है, इससे संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है तथा उसका क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। ठीक ना। इस हेतु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49, धारा 50, धारा 52 पर क्रमशः ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को कार्य, दायित्व एवं शक्तियां सौंपी गई है। तो जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की कार्य शक्ति, उनके दायित्व क्या होंगे, ये दोस्तों धारा 49, 50 और 52 में बताया गया है जी। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2019-20 में 19-20 में संपन्न कराए गए हैं। अब भी हाल ही में नया पंचायत का चुनाव हो चुका है, तो ये आंकड़े आपको नहीं पढ़ना है। ये आंकड़े दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, कुल सरपंचों की संख्या 11,664 याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, ये आंकड़े आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि। दोस्तों मानदेय एक कंप्लीट वेतन नहीं होता है। मानदेय जो होता है ना, क्या यहां पर लिखता हूं मैं, मानदेय को समझते हैं। मानदेय, देखिए जितने भी पंचायत के पदाधिकारी होते हैं, चाहे मैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच, उप सरपंच या मैं पंच की बात करूं, या जनपद पंचायत के स्तर पे दोस्तों जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जनपद पंचायत के सदस्य पे बात करूं, या जिला पंचायत के अध्यक्ष हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं या जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, इन सभी को वेतन नहीं दिया जाता है। याद रखना क्या, तो इन सभी को दोस्तों वेतन नहीं दिया जाता, याद रखना है ना। वेतन, इनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वेतन नहीं दिया जाता है इन लोगों को। तो इन लोगों को ना मानदेय राशि दिया जाता है। मानदेय एक राशि है जी, एक धन है छोटा सा, जो उसके सम्मान में, उसके योगदान में एक दोस्तों भुगतान के रूप में दिया जाता है। ठीक, मतलब एक प्रकार का ये पारिश्रमिक बोल सकते हैं इसे। मानदेय एक प्रकार की पारिश्रमिक ही होता है। मतलब एक क्या होता है दोस्तों, एक प्रतीकात्मक भुगतान होता है। यह एक प्रतीकात्मक भुगतान होता है, वेतन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए वह दावा नहीं कर सकता कि मुझे वेतन चाहिए, वो हक से नहीं मांग सकता, यह सरकार की ओर से दिया जाता है। ठीक ना, सरपंच लोग हक से नहीं मांग सकते कि हमें इतना वेतन दे जी, ऐसा लोग का अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से मांग नहीं कर सकते। ये दोस्तों मानदेय राशि दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक ना, चलिए त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से वृद्धि की गई है। मतलब तीनों पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से वृद्धि की गई है। क्या क्या वृद्धि की गई है देखिए। तो मानदेय में लास्ट बार वृद्धि कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2022। उसके बाद अभी वृद्धि नहीं हुआ है। इन सभी के मानदेय राशि में दोस्तों अभी वृद्धि नहीं की गई है। 1 अप्रैल 2022 को वृद्धि हुआ था। ठीक ना, अब कब वृद्धि होगा पता नहीं, लेकिन वृद्धि कब हुआ था ये तो पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को वृद्धि किया गया था मानदेय राशि में, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय राशि कितना है, तो 25,000। याद रखना दोस्तों, जिला पंचायत के अध्यक्ष को मानदेय राशि कितना दिया जाता है, तो 25,000 दिया जाता है। ये बात को याद रखना है। कितना, तो 25,000 रुपया दिया जाता है। वेतन नहीं है ये, उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको मानदेय राशि दिया जाता है। उनके योगदान के लिए, उसके कार्य के लिए दोस्तों एक पारिश्रमिक दिया जाता है। कितना, तो 25,000 रुपए अध्यक्ष। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को मानदेय राशि कितना दिया जाता है, तो 15,000। अध्यक्ष को 25,000, उपाध्यक्ष को 15,000 याद रखना है। ठीक, जिला पंचायत के सदस्य को कितना दिया जाता है, तो 10,000। ठीक ना,
तो जिला पंचायत में बात करूं तो 10,000 सदस्य को, उपाध्यक्ष बनने पर 15,000, अध्यक्ष बनने पर 25,000, ये जिला पंचायत का हो गया। अब हम दोस्तों जनपद पंचायत की बात करते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय रुपए कितना है? 10,000। जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनेगा उसे मानदेय रुपए कितना दिया जाता है? तो 10,000 रुपए दिया जाता है। ठीक। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को कितना दिया जाएगा? तो 6,000 रुपया दिया जाएगा। जो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष है उसे 6,000 रुपया दिया जाता है। जो जनपद पंचायत का सदस्य बनता है ना, तो उस सदस्य को 5,000 रुपया दिया जाते हैं। तो जनपद पंचायत में सदस्य बनने पर 5,000, उपाध्यक्ष बनने पर 6,000, अध्यक्ष बनने पर 10,000। ठीक। तो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के पदाधिकारियों का मानदेय राशि आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्राम पंचायत की। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ठीक। सरपंच का मानदेय रुपए कितना है? तो 4,000 रुपए। सरपंच को कितना दिया जाता है जी? तो 4,000 रुपए दिया जाता है। याद रखना है कितना दिया जाता है? तो 4,000 रुपए दिया जाता है सरपंच को। पंच का मानदेय रुपए कितना है? तो 500। यदि कोई पंच बनता है तो उसको मानदेय के रूप में कितना दिया जाता है? तो 500 रुपए दिया जाता है। ये भी बात को आपको याद रखना है। कितना दिया जाता है जी? तो 500 दिया जाता है। ठीक ना। पंच को, पंच परमेश्वर को, समझ रहे हो ना? तो पंच बनना है। ठीक। ये त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि किया गया था लास्ट बार 1 अप्रैल 2022 में। यह उनके मानदेय राशि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है सही जोड़ी मिलाओ में। ठीक ना। चलिए अब पेशा अधिनियम को पढ़ते हैं। देखिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, पेशा एक्ट 1996। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 जिसे पेशा एक्ट कहा जाता है। तो पेशा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 जिसे पेशा नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में अधिसूचना क्रमांक 517 दिनांक 8 अगस्त 2022 को हो चुका है। मतलब छत्तीसगढ़ में पेशा नियम लागू है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 33 जिलों में से, हम छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में से 16 जिले पूर्णतः पेशा के अधीन में आता है। 16 जिले पूर्णतः कंप्लीट रूप से पेशा क्षेत्र में आता है और 5 जिले आंशिक रूप से अर्थात कुल 21 जिले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। कई किताबों में 17 लिखा हुआ है, 17 भी है, लेकिन दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कितना? 16। क्या है दोस्तों? 16 जिले क्या है? पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं और 5 आंशिक रूप से हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुल 146 जनपद पंचायतों में से 85 जनपद पंचायत एवं 11,693 ग्राम पंचायतों में से 5,680 ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां पेशा नियम प्रभावशील है। मतलब ऐसे ग्राम पंचायत या ऐसे जनपद पंचायत या ऐसे जिला पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं ना, वहां पेशा अधिनियम प्रभावी होता है। ठीक ना। मान लो कोई ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में आता है या कोई जनपद पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में आता है या कोई जिला अनुसूचित जिला है, तो वह पेशा अधिनियम के दायरे में होगा। ठीक है जी। वह पेशा अधिनियम के किस में होगा दोस्तों? दायरे में होगा। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। तो पेशा क्षेत्र से संबंधित आधारभूत आंकड़े को हम पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल हमारा छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। यहाँ गलत लिखा हुआ है जी, गवर्नमेंट लिखना गलत है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। इनमें से ना 81,862 वर्ग किलोमीटर पेशा क्षेत्र में आते हैं। तो पेशा छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल पेशा क्षेत्र है? याद रखना है 81,862 वर्ग किलोमीटर। 81,862 वर्ग किलोमीटर पेशा क्षेत्र में आते हैं। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक ना। जनसंख्या कितनी है दोस्तों 2011 के अनुसार? तो 2,55,00,000। 2,55,00,000, अभी तो 3 करोड़ हो गया है, अभी 3 करोड़ हो गया वर्तमान में।
लेकिन जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,00,000 क्या है दोस्तों हमारा पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। इनमें से दोस्तों 1,02,00,000 कम से कम 1 करोड़ लगभग किसमें आते हैं तो पेशा क्षेत्र के अधीन है। ठीक, जिला 33 जिला है दोस्तों, जिला 33 है, इनमें से 21 जिला दोस्तों पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पेशा जिसमें 16 पूर्ण है और 5 आंशिक रूप से है। ठीक है, जिला पंचायत 33 है जिसमें से 21 दोस्तों पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 16 पूर्ण है, 5 आंशिक है। जनपद पंचायत में दोस्तों 146 विकास खंड है। जनपद पंचायत दोस्तों कितने हैं तो 146 जनपद पंचायत है। इनमें से 85 जनपद पंचायत पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या तो पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 85 आपके जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत कितने हैं तो 11,693 ग्राम पंचायत है। 11,693 ग्राम पंचायत है कुल, जिसमें से 5,680 ग्राम पंचायत पेशा क्षेत्र के अधीन आते हैं। मतलब 5,680 ग्राम पंचायत में पेशा अधिनियम लागू होता है। ग्राम कितने हैं तो 20,368 कुल ग्राम है। इनमें से दोस्तों 9,977 ग्राम ऐसे हैं जो पेशा क्षेत्र के क्या है जी अधीन है। क्या है पेशा क्षेत्र के अधीन है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जी। ठीक, चलिए अब पंचायतों में सचिव व्यवस्था की गई है। सचिवी पंचायतों में ना सचिव व्यवस्था की गई है जी। क्या व्यवस्था की गई है दोस्तों तो सचिव व्यवस्था की गई है। इन सभी बातों को हम पढ़ लेते हैं बहुत ही विस्तार से। देखिए देखिए पंचायतों में सचिवी व्यवस्था क्या होता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश में कुल 11,693 ग्राम पंचायतें गठित है जी। कितने तो 11,693 ग्राम पंचायतें गठित है या स्थापित है। वर्तमान में 10,978 वर्तमान में ठीक ग्राम पंचायत सचिवों के पद स्वीकृत है। देखिए ग्राम पंचायतों की संख्या ज्यादा है लेकिन उससे कम सचिव के पद स्वीकृत हैं। कितना 10,978 ग्राम पंचायत सचिवों के पद स्वीकृत हैं। मतलब कई सचिव ऐसे होते हैं जो दोस्तों एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत को प्रभार में लिए रहते हैं जी। मतलब 2 ग्राम पंचायत के एक ही सचिव हो सकते हैं या 3 ग्राम पंचायत के एक ही सचिव हो सकते हैं, इसलिए सचिव के कम पद स्वीकृत हैं। ठीक, ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति का अधिकार, मतलब ग्राम पंचायत को नियुक्ति करने का अधिकार वैसे तो राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन राज्य सरकार ने पावर दे रखा है किसे तो नियुक्ति का अधिकार प्रशासकीय नियंत्रण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को है। तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। यही तबादला कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राज्य सरकार ने इसे पावर दे रखा है। ठीक, ये बात को आपको याद रखना है जी। दिक्कत 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग पे हम चर्चा करते हैं। 15वें वित्त आयोग पे दोस्तों हम क्या डिस्कस करते हैं, देखिए इसके संबंध में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि 15वें वित्त आयोग में क्या क्या सिफारिश किया गया था। अब देखिए 15वें वित्त आयोग ना एक क्या देते हैं, सिफारिश देते हैं। ये 2 प्रकार के अनुदान देते हैं, एक बद्ध जिसको क्या कहा जाता है अनटाइड ग्रांट, एक बद्ध अनुदान होता है, एक अबद्ध अनुदान होता है। अनटाइड ग्रांट, एक टाइड ग्रांट होता है, एक अनटाइड ग्रांट होता है। किसे तो ग्राम पंचायत को दिया जाता है, जनपद पंचायत को दिया जाता है, जिला पंचायत को दिया जाता है अनुदान के रूप में। अनुदान क्या होता है, मतलब ये राशि ना ग्राम पंचायतों को, जनपद पंचायतों को, जिला पंचायतों को वापस करना नहीं पड़ता, वही तो अनुदान है। जैसे मैं आपको कुछ अनुदान दिया तो आप मुझे वापस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको अनुदान दिया है। ठीक ना, तो वित्त आयोग दोस्तों अनुदान देने का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कैसे। तो 2 प्रकार के अनुदान होते हैं, एक होते हैं बद्ध जिसको टाइड कहा जाता है,
एक होता है अबद्ध, मतलब अनटाइड कहा जाता है, ठीक है। ग्रांट, चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या है ये। 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि का उपयोग, अनुदान राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की अनिवार्यतः मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने में किया जाता है। 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि का उपयोग, 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ तो उस जो अनुदान दिया है उस अनुदान राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अनिवार्यतः मूलभूत नागरिक सुविधाओं, नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो उन स्तर को सुधारने के लिए इस अनुदान का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जिसमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 40% अनुदान राशि, देखिए कितना, 40% अनुदान राशि अवैध है, अवैध है मतलब अनटाइड ग्रांट है ये, अनटाइड। तो आपसे पूछा जाएगा 15वें वित्त आयोग के द्वारा दोस्तों अवैध अनुदान कितने परसेंट दिए गए हैं, तो 40% दिए जाते हैं। अवैध मतलब इसमें पंचायत को रोक टोक नहीं है, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, निर्माण कार्यों में, रख रखाव में, मरम्मत में, सड़क बनाने में, कुछ भी चीज करने में उस अनुदान का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक ना। अवैध मतलब पंचायत इन अनुदान का खर्च करने में स्वतंत्र है, पंचायत इस अनुदान राशि का मतलब 40% जो अनुदान दिया गया है इसको खर्च करने में पंचायत स्वतंत्र है, इसलिए इसको अवैध कहा जाता है, अवैध अनुदान है ये, ठीक। जिसे ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार, ठीक ना, ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार खर्च किया जा सकता है। क्या कार्यों में, तो आवश्यकता अनुसार 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर, विकास योजना बनाकर स्थान विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों, स्थान विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों के उपयोग के लिए किया जा सकता है, ठीक। तो कैसे समझेंगे, तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा दोस्तों जो 40% अवैध अनुदान दिए गए हैं इसमें पंचायत स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। अब अपने आवश्यकता के अनुसार खर्च कहाँ करेंगे, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, उस 29 विषयों से दोस्तों कुछ विकास योजना बनाकर खर्च किया जा सकता है जी, ठीक ना। अब 60% दोस्तों अनुदान जो होता है, मतलब 100% अनुदान रहता है उसमें से 40 तो अवैध हो गया। अब जो 60% अनुदान राशि है ना ये बद्ध होता है, क्या बद्ध, जिसे टाइट ग्रांट कहा जाता है, टाइट ग्रांट बद्ध है, जिसमें से दोस्तों 60% बद्ध अनुदान है, तो 60 में से ना 30%, 60 में से 30% किसमें खर्च किया जाएगा, तो पेयजल से संबंधित कार्यों में खर्च किया जाएगा। 60% बद्ध अनुदान मतलब पंचायत को ऐसा करना ही होगा, ठीक है। तो 60 में से 30% पेयजल से संबंधित कार्यों पर खर्च किया जाएगा, किससे, तो पेयजल से संबंधित कार्यों में खर्च किया जाएगा। बाकी बच गया कितना, तो फिर 30% बच गया, तो इस 30% राशि का स्वच्छता से संबंधित कार्यों पे खर्च किया जाएगा, किससे, तो स्वच्छता से संबंधित कार्यों पे खर्च किया जाएगा। यहाँ क्या दोस्तों, एक बद्ध है, टाइट हो गया, पंचायत किसमें, एक तो पेयजल से संबंधित कार्यों में कार्य खर्च कर सकते हैं और दूसरा स्वच्छता से संबंधित कार्यों में खर्च कर सकते हैं। जबकि पहला जो 40% अनुदान दिया जा रहा था वो अवैध था, अपने आवश्यकता अनुसार उसे खर्च किया जा सकता था, ठीक। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार अनुदान के उपयोग के लिए, अनुशंसा के अनुसार अभी इस अनुदान के क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक। तो इस अनुदान के उपयोग के लिए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव अमिताभ जैन आप सभी जानते हैं, तो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में, मतलब इस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति, जिसे दोस्तों एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी कहा जाता है, HLMC कहा जाता है, HLMC कहा जाता है, उच्च स्तरीय निगरानी समिति हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होता है पूछेगा, तो मुख्य सचिव होता है।
क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी के क्या किया गया है, गठन किया गया है। यह क्या करता है दोस्तों, यह अनुदान का कैसा उपयोग किया जाना चाहिए उस पर कार्य करता है। ठीक, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखिए, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का वितरण करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य आयोग की अनुशंसा अनुसार निर्धारित मापदंड को आधार बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि, अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि कितने अनुपात में दिया जाता है, तो जिला पंचायत को 10, जनपद पंचायत को 15 और ग्राम पंचायत को 75। तो सबसे ज्यादा अनुदान दोस्तों ग्राम पंचायत को दिया जाता है, क्योंकि सीधा ग्राम पंचायत जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अनुदान राशि ग्राम पंचायत को दिया जाता है और सबसे कम जिला पंचायत को दिया जाता है। तो 10:15:75 के रेशियो में दिया जाता है जी, क्या वितरण किए जाने का प्रावधान है। ठीक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पंचायतों के मध्य राशि का वितरण 90:10 जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में वितरण किया जाता है। यह राशि के वितरण दोस्तों 90:10, और 90 क्या है, जनसंख्या को बताता है, और क्षेत्रफल, इसी के अनुपात में वितरण किया जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का व्यय कार्य योजना बनाकर, मतलब खर्च कार्य योजना बनाकर कहाँ लगाया जाएगा उस अनुदान को, इसी को व्यय कार्य योजना कहा जाता था। व्यय कार्य योजना बनाकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली का उपयोग कर किए जाने का प्रावधान है जी। ये ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इससे होगा क्या, पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को पीएफएमएस प्रणाली में पंजीकृत कर, तो सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को दोस्तों पीएफएमएस प्रणाली में पंजीकृत करना होता है। पंजीकृत कर यूनिक एजेंसी कोड बना लिया गया है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का पंजीकरण एवं ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। ठीक, देखिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मूल अनुदान अबद्ध एवं बद्ध, दो प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, एक अबद्ध और दूसरा बद्ध अनुदान दिए जाते हैं। इसका विवरण ये है दोस्तों, तो ये विवरण आपसे नहीं पूछेगा तो नहीं पढ़ना है विवरण, कितना अनुदान दिया गया, केवल कितना अनुदान दिया जाता है बस ये याद रखना है। दो प्रकार होते हैं, एक बद्ध होते हैं, दूसरा अबद्ध होते हैं। ठीक ना, ठीक, आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा जी। मिलते हैं नए क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।